जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ सबल 30 के ऑनलाइन क्लास में आज बायोलॉजी चैप्टर शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ से बायोलॉजी को अपने तरीके से प्रयास करेंगे कि हर तरीके का प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसे कवर कैसे करें। हो सकता है कि हमारी रणनीति थोड़ी सी अलग हो, इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि जिस टॉपिक का डिमांड या फिर जिस प्रश्न का डिमांड हो सकता है आप न्यूट्रिशन में ढूंढ रहे हो, वो हम आपको डाइजेशन के टॉपिक तक ले जाके बताएं या फिर अपने सुविधानुसार जहां उसका उचित जगह है वहां बताया जाए। ठीक है, तो आप सभी को एक प्रयास करना है कि सामने वाले पे विश्वास करना होगा। ठीक है, और टॉपिक को खत्म होने तक का इंतजार करना होगा। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि मैंने टॉपिक को तैयार करने से पहले प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस देखे हैं, जहां से कि किस तरीके का प्रश्न आता है और उसको किस चैप्टर में रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे एक डिटेल एनालिसिस के बाद ये टॉपिक मैंने तैयार करा है आपके लिए, और आप हमारे साथ बायोलॉजी में शुरुआत करेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर का। ठीक है, न्यूट्रिशन चैप्टर से पहले बायोलॉजी का जो छोटा बहुत इतिहास है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी उसे ओरली कवर करने का प्रयास करते हैं। जैसे बायोलॉजी शब्द तो एक टर्म हो गया बायो, ठीक है, और बायोस और एक हो गया लोगोस। ठीक है, ये दोनों जो है वो ग्रीक वर्ड है। बायो मीन्स जीव और लोगोस मीन्स अध्ययन। तो यहीं से हमने पढ़ा कि जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। अब सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया किसने, तो आप ध्यान देंगे कि एक आपने नाम सुना होगा ट्रेविरेनस का, ठीक है, और एक नाम सुना होगा आपने लैमार्क का। तो ट्रेविरेनस और लैमार्क जो थे वो फ्रांसीसी थे और ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मन वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिल करके 1801 ईस्वी में, कब, 1801 ईस्वी में नाम दिया किसका, बायोलॉजी का। एक टर्म बताया क्या, बायोलॉजी, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रीक लैंग्वेज में बायोस और लोगोस को अलग अलग करके जब कंबाइन किया गया तो बायोलॉजी बना, और इसका मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि इसी बायोलॉजी को दो टर्म में ले जाया जाता है, एक बॉटनी के टर्म में और एक जूलॉजी के टर्म में। हम सभी चीज़ों पे आपके साथ प्रयास करेंगे खूब बेहतर तरीके से पढ़ने का, जिसमें देखिए प्रश्न हमारे यहाँ जो बनता है वो जूलॉजी से बनता है, बट बॉटनी से प्रश्न न के बराबर बनता है। तो हमारा टारगेटेड चैप्टर होगा जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये तो बात हमने समझा कि बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, और बायोलॉजी को जो ब्रेक किया गया तो किस वर्ड में, ग्रीक वर्ड में। किसके द्वारा ये नाम दिया गया, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। कहाँ के थे और कब दिया इन्होंने, ये भी बात मैंने आपके साथ साझा किया। एक बात आप और भी समझेंगे कि बायोलॉजी को जब दो पार्ट में तोड़ा गया, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। ठीक है, तो बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं पौधे के बारे में और जूलॉजी में पढ़ रहे हैं हम जीव जंतु के बारे में। ठीक, हुआ ये कि जो थियोफ्रेटस नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक, उन्होंने क्या किया कि अपनी एक पुस्तक लिखी। कौन सा पुस्तक, तो हिस्टोरिया प्लैंट्रम। कौन सा पुस्तक इन्होंने लिखा, हिस्टोरिया प्लैंट्रम। ठीक है, किसने लिखा, थियोफ्रेटस ने, थियोफ्रेटस ने। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी हिस्टोरिया प्लैंट्रम। लिखा कौन था, थियोफ्रेटस ने। इसमें किया क्या, इन्होंने 500 अलग अलग पौधे पर रिसर्च करा। ठीक, 500 अलग अलग तरह के पौधे लिए और उस पर अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान इन्होंने जितना भी अध्ययन किया उस चीज को कहाँ समाहित किया, इस किताब में। किसमें, हिस्टोरिया प्लैंट्रम से। हमारे पास क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेटस। ठीक है, हिस्टोरिया प्लैंट्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, थियोफ्रेटस। इससे ज्यादा प्रश्न यहां से बनने की संभावना बहुत कम होती है।
ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि इन्होंने अपना पुस्तक लिखा और इसी के अध्ययन को हमने क्या कहा, बॉटनी कहा। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे तो हमें एक नाम और मिलेगा। ठीक है, और वो नाम होगा किसका, अरस्तु का। और अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा हिस्टोरिया एनिमेलियम। कौन सा, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखा, अरस्तु ने। ठीक है, इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखा जाता है। और इन्होंने इस पुस्तक में क्या किया, 500 अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को यानी जीवों को इन्होंने रखा और उस पर अध्ययन के दौरान पुस्तक कौन सा लिखा, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, और इस पुस्तक में इन्होंने जंतु विज्ञान की जानकारी दी। अब इस तरीके से थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहा गया, वहीं पर अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। ठीक है, तो जूलॉजी के फादर कौन, अरस्तु। बॉटनी के फादर कौन, थियोफ्रेटस। एक बात और भी आप सीखेंगे कि बायोलॉजी के भी फादर किसके, बायोलॉजी के भी जनक किसको कहते हैं, अरस्तु को। तो इस तरीके से चाहे जीव विज्ञान कहें अर्थात बायोलॉजी कहें या फिर जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी कहें, दोनों के फादर कौन हुए, अरस्तु। ठीक है, तो बायोलॉजी के भी फादर अरस्तु और जूलॉजी के भी फादर कौन हुए, अरस्तु हुए। उम्मीद करते हैं कि जो बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी है ये आप तक पहुंचा। एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान देंगे कि एक नाम आपको कभी कभी सुनने को मिलता होगा, हिप्पोक्रेटस का। ठीक है, तो हिप्पोक्रेटस का जो योगदान था, जहां पे कि हम बहुत ज्यादा थियोफ्रेटस और हिप्पोक्रेटस में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हिप्पोक्रेटस ने क्या किया था कि इन्होंने मानव रोग पर यानी ह्यूमन डिजीज पर पहला लेख लिखा था। इसी वजह से इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको, तो वो नाम होगा, यहां पे मैं लिखता हूं, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने क्या किया कि मानव रोग पर यानी ह्यूमन डिजीज पर पहली बार एक लेख लिखा, मानव रोग पर लेख लिखा। और यही वजह है कि हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का जनक कहते हैं। किसका जनक, चिकित्सा का। तो अगर आपसे पूछे चिकित्सा का जनक हिप्पोक्रेटस, अगर आपसे पूछे वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस, अगर आपसे पूछे बायोलॉजी का जनक या फिर जूलॉजी का जनक, तो आपका जवाब होगा अरस्तु। और ये जानकारी जो थी, जहां से प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं, बेसिक प्रश्न बनने के जो चांसेस होते हैं, वो हमने आपके समक्ष रखा। उसको मैं जानबूझ के इन सभी चीज़ों का पहले से नहीं लिखा था, क्योंकि मेरी नज़र में ये मैं अनुमान करके चल रहा था कि ये बेसिक चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी भी होंगी। हमें ज़रूरत है टॉपिक को डिटेल तरीके से इस तरीके से पढ़ें ताकि हमें एक लिंक मिले, हमें चीज़ों को रटना नहीं पड़े। जबकि ये जो नाम है, चाहे वो थियोफ्रेटस का हो, एरिस्टोटल यानी अरस्तु का हो, या फिर हिप्पोक्रेटस का हो, ये सभी रटने की चीज़ें हैं, इसलिए हमने इसको साइड करा था। ठीक, मैंने यहाँ बता दिया और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ भी गए होंगे। बाकी भी कुछ नाम आपको मिलेंगे, कैरोलस लिनियस का, स्लाइडेन स्वान का, वो चीज़ें जब भी आती जाएंगी, जैसे जैसे आती जाएंगी, ठीक, हम आपके सामने उन सभी बातों को रखते जाएंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, घबराएंगे नहीं कि सामने वाले ने ये चीज़ छोड़ दिया, नहीं बताया। मैं आपको इतना यकीन दिला रहा कि कोई भी चीज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसके छूटने की संभावना ना के बराबर है। इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें आती हैं उसको पूरा कवर कराएं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में, NUTRITION, हिंदी हुआ पोषण। अब पोषण करता क्या है, ठीक, और हमने यही चैप्टर क्यों उठाया, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया आपकी कि हमें पढ़ना बॉटनी, इसका जो ब्रांच होता है, और एक होता है जूलॉजी, जिसमें हमें पढ़ना है जूलॉजी। अब जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। ठीक, तो जब जंतु के बारे में ही पढ़ना है तो जंतु का विकास कैसे होगा या फिर उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, उन सभी चीज़ों पे हमें चलना होगा।
उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी उसकी बात करनी होगी। और यही वजह है कि किसी शरीर को चलाने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज़ है पोषण। ठीक है, आप ये भी कह सकते थे कि सर पहले मानव संरचना पढ़ा देते, लेकिन मैं इस टॉपिक को इसलिए पकड़ा क्योंकि इसका लिंक वहाँ से जाकर के लिंक करेगा और आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आप कुछ देर तक विश्वास बनाए रखेंगे, टॉपिक को ख़त्म होने दीजिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए ये टॉपिक बनेगा। अब जैसे न्यूट्रिशन यानी पोषण किसे कहते हैं, उम्मीद है कि सब लोग इस बात को समझता होगा कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण सिंपल सी बात है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, ठीक है, जो भी पदार्थ हम खाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ जो जूस टाइप से निकलता होगा या फिर उससे जो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती होगी या फिर हमारे बॉडी को कोई कंपोनेंट मिलते होंगे, ठीक, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, वो सभी पोषक तत्व कहलाएंगे। और उन पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा, पोषण। ठीक है, क्या कहलाएगा, पोषण। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पोषण समझा। अब देखिए पोषण के लिए क्या जरूरी है। पोषण तो समझा कि ठीक है, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसके माध्यम से जो पोषक तत्व हमारा शरीर ग्रहण करता है पोषण कहलाता है। अब हमारे शरीर को जरूरत किसकी है ये भी जानना होगा। पत्थर तो खा नहीं सकते, ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी के अंदर मुख्य रूप से है। ध्यान देंगे, पहला हमारे बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा हमारे बॉडी को चाहिए फैट, हमारे बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत होनी चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो, और हमारे बॉडी को चाहिए वाटर। ये 5 पोषक तत्व हमारे बॉडी के लिए मुख्य रूप से जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं कैसे या फिर इनका क्या कार्य है हमारे शरीर में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही लिखते हैं, फैट को हिंदी में वसा लिखते हैं, और प्रोटीन को प्रोटीन ही लिखते हैं, विटामिन को विटामिन लिखते हैं, मिनरल को खनिज लिखते हैं, वाटर को जल। अब ध्यान देंगे आप कि शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है, शरीर के थकान को दूर करने के लिए कुछ और भी कंपोनेंट चाहिए। तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये 3 चीजें क्या करती हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करती हैं। यानी कि इन 3 चीजों के मौजूदगी होने से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी का एनर्जी का सोर्स क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, और सबसे अच्छा और सबसे पहला सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद फैट है और उसके बाद प्रोटीन है। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन बना दे कि इनमें से सबसे अच्छा बॉडी के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगर ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा, फैट रहा तो फैट होगा, और अगर ये भी नहीं रहा तो प्रोटीन होगा, और अगर तीनों दिया होगा तो तीनों होगा, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग, अगली बात आती है विटामिन की और वाटर की। तो ये विटामिन एंड मिनरल्स और वाटर की, तो विटामिन और मिनरल्स और वाटर ये तीनों शरीर में ऊर्जा देने का काम नहीं करते हैं। इनका और भी कोई काम होगा जो कि हम आगे धीरे धीरे इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत डिटेल तरीके से जानकारी प्राप्त होगी। ये यहाँ बताने का पर्पज यह था कि कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से ऊर्जा का स्रोत कौन है या फिर इनमें से ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है, और 3 ये रहेंगे, एक ऑप्शन में वाटर भी रहेगा। या फिर ये इस तरीके से प्रश्न बनाएगा कि कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए नहीं दे दिया, फैट दे दिया, प्रोटीन दे दिया, वाटर दे दिया और विटामिन एंड मिनरल दे दिया। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि विटामिन और मिनरल हो जाएगा या फिर वाटर हो सकता है, लेकिन नहीं, विटामिन या फिर मिनरल्स या फिर वाटर से हमारे बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलता है। ये बात हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, तो इसे आप ध्यान देंगे कि विटामिन, मिनरल्स या फिर वाटर से हमारे बॉडी को किसी भी प्रकार का एनर्जी नहीं मिलता है, ठीक। एनर्जी का सोर्स हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इतनी बातें तो समझ में आई होंगी। ये पहले का लिखा हुआ था, इसे हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अब आगे देखेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट
वर्क क्या है? अभी अभी मैंने बताया कि इसका मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, ठीक है। फैट क्या करते हैं? तो यह इसका कार्य हमारे शरीर में संग्रहित या संचित भोजन की तरफ उपस्थित रहना है। अब देखिए होता क्या है, जिस तरीके से बॉडी में फूड जाके स्टोर हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से फैट हमारे बॉडी में जाकर स्टोर होता है। और वो क्या करता है कि जब जरूरत पड़ता है बॉडी को, ठीक है, जब शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ी और मान लीजिए उस वक्त हमारा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम है या फिर न के बराबर है, तो यही फैट क्या करता है, ब्रेक करके और ब्रेक होके कन्वर्ट होता है यहाँ पर, और इसके बाद बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देते रहता है। या फिर कभी कभी जब हमें भूख लगती है और हम भोजन नहीं लेते हैं, तो भोजन नहीं लिए तो उस स्थिति में बॉडी को कार्बोहाइड्रेट तो मिला नहीं, ठीक। तो हमारा जो फैट है यही ब्रेक करके और क्या करता है, हमारे बॉडी के भोजन के तरह जगह पे जाकर के काम करेगा और वहां से फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करके बॉडी को एनर्जी देना शुरू कर देगा। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको भूख लगती है और कुछ देर तक अगर आप कुछ नहीं खाते तो आपका भूख खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रीजन यहीं से है। या फिर अगर आप डाइटिंग पे जाते हैं अपनी मोटापा को कम करने के लिए, तो उस वक्त आपको आपके बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो यही फैट ब्रेक होता है जो आपके बॉडी में स्टोर्ड होता है। तो एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड कौन होता है, फैट, ठीक है। और डायरेक्ट एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। आगे बढ़ते हैं प्रोटीन के पास। प्रोटीन का क्या काम है, तो प्रोटीन का काम है बॉडी को मजबूत बनाना, बॉडी को एक सही शेप देना। आपने देखा होगा कि लोगों में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनका बॉडी बेढंगा टाइप से दिखने लगता है या फिर उनके बॉडी का डेवलपमेंट ही रुक जाता है, ठीक। तो बॉडी को इसलिए उनको फिर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप प्रोटीन खाइए या फिर दूध में प्रोटीन लीजिए, आपके बॉडी का डेवलपमेंट होगा, बॉडी को एक अच्छा शेप मिलेगा। या फिर आप अगर जिम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ भी प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का काम है आपके बॉडी को मजबूत बनाना और बॉडी को एक अच्छा शेप देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। मैं इन लोगों का चर्चा यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बॉडी के एनर्जी के सोर्स यानी ऊर्जा के स्रोत नहीं है। इन पे हम चर्चा करेंगे आगे जब विटामिन एंड मिनरल चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब आते हम कि हमने चैप्टर देखा था न्यूट्रिशन यानी पोषण, तो इसका स्टेप क्या होता है, यानी कि न्यूट्रिशन बॉडी में कैसे शुरू होता है, कैसे बॉडी तक पहुंचता है, किस किस प्रक्रिया के तहत जाता है, ठीक। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना है कि बॉडी के कहीं बाहर में पोषक तत्व रख दिया और वो डायरेक्ट बॉडी में देख देख के जा रहे हैं। तो वो बॉडी तक पहुंचता कैसे है, वर्क कैसे करता है, इस चीज़ों पर हम उसके स्टेप को देखते हैं, ठीक। सबसे पहला कि हमने कहा यहाँ पे लिखा था कि जो भी पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं, ठीक, तो ग्रहण करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, मुंह के पास जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम उसे अब निगलने का काम करेंगे, उसे अपने मुंह में लेंगे, यानी भोजन ग्रहण करने का काम करेंगे। और भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, इंजेशन, या फिर हिंदी में कहें तो अंतः ग्रहण। अब अंतः ग्रहण के बाद होता क्या है कि जो कोई भी, जैसे आपने रोटी लिया मुंह में डाला, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, दांत की सहायता से उसको तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टेप्स आएंगे। अभी मैं जब आपको डाइजेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो जहाँ पे आपको बकल कैविटी, फेरिंग्स, इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। बकल कैविटी मुख गुहा, फेरिंग्स ग्रसनी होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। एक फूड पाइप मिलेगा, फिर इधर अमाशय मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को इन्हीं के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आपने भोजन मुंह में लिया, अब अगला प्रोसेस आपका क्या होता है, भोजन को तोड़ना या चबाना, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना। और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डाइजेशन, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, पाचन। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया, पचने की प्रक्रिया मैं नहीं कर रहा हूँ, भोजन के पाचन की प्रक्रिया आपके मुख से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से, मुख से ही। जहाँ आप फूड को ब्रेक करते हैं वहीं से भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भोजन पचता कहाँ है ये अलग प्रश्न है, और भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है ये अलग प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो भोजन के पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है कहाँ से, आपके मुख से ही। जहाँ आप
भोजन को ब्रेक करते हैं वहीं से शुरू हो जाती है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है कि अगला प्रोसेस होता है कि जब आप किसी चीज़ को जब आपके मुंह में अनाज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो वहाँ से आपने देखा होगा एक लार टाइप का या फिर एक जूस टाइप का बनना शुरू हो जाता है, ठीक। और उस जूस को बॉडी क्या करता है? ऑब्जॉर्व करता है, और फिर चूंकि बॉडी में भोजन तो चलता नहीं है, बॉडी में क्या चलता है? ब्लड चलता है। तो वो जो जूस होता है वो बॉडी के रक्त के साथ यानी ब्लड के साथ, ठीक, मिल जाता है, और फिर पूरे बॉडी को जिस तरह का न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसको वो बॉडी को देते रहता है, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा कि जब आपका फूड छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा तो उसका जूस बनेगा, ठीक। और वो उस जूस को क्या करता है कि उस भोजन के पचे हुए जूस को कहाँ मिल जाता है? रक्त में, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन, या फिर उसी को क्या कहेंगे? अवशोषण, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि ब्लड में तो वो जाके जूस मिल गया, अब क्या करेगा कि जिस काम के लिए आपने फूड लिया था, किस लिए लिया था? कि आपके बॉडी को एनर्जी मिले। किस लिए लिया था? कि आपके बॉडी को एक अच्छा शेप मिले, ठीक है। किस लिए लिया था? कि आपके बॉडी को जो विटामिन की ज़रूरत है, जो मिनरल की ज़रूरत है वो पूरा हो, ठीक। तो अब क्या होगा कि शरीर के विकास के निर्माण में, शरीर के डेवलपमेंट में अपना हिस्सेदारी निभाने का काम कौन करेगा? ब्लड के माध्यम से जो फूड का जूस गया वो। तो और उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी एसिमिलेशन की, हिंदी में उसी को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण, ठीक है। अब जब ये सारा प्रक्रिया हो गया तो आपने क्या करा था कि आपने रोटी खाया था, ठीक है। रोटी का जूस तो चला गया, जो जूस बनने वाला पार्ट था वो तो चला गया, उसके बाद कुछ तो प्रोडक्ट बच जाएगा। जैसे आप एक मौसमी लेते हैं, ठीक है, उसको जब जूस बनाते हैं तो जूस तो निकल जाता है, लेकिन उसका जो शेष पार्ट बच जाता है, ठीक, वो क्या करता है? मशीन बाहर निकाल देता है, ठीक। उसी तरह से जो हमारे बॉडी में रेस्ट पार्ट या फिर जो वेस्ट फूड बच जाएंगे वो क्या होंगे? वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक। जिसको हमारे बॉडी की ज़रूरत नहीं होगी वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? इंजेशन, ठीक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहिष्करण। तो हम फूड को माउथ से लेके और फिर कहाँ तक, जब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें कहाँ से शुरुआत करेंगे? माउथ से, क्योंकि फूड का खाने की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो कहाँ से? माउथ से, ठीक है। और फिर कहाँ तक उसको पढ़ना होगा हमें? तो जो चीज़ें उसमें बॉडी में ज़रूरत की पूरा की उन सभी के बारे में पढ़ना होगा, और इसके बाद लास्ट वो एनस के माध्यम से बाहर जो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक, या फिर जो अवशेषी पदार्थ होगा वो क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक। और निकलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? इंजेशन कहलाएगी, ठीक। तो इस तरीके से बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं उनके स्टेप कौन कौन से हुए? तो सबसे पहले हमने भोजन ग्रहण किया, तो भोजन ग्रहण करने का स्टेप इंजेशन कहलाएगा, अर्थात अंतःग्रहण। उसके बाद वो भोजन पहले डायरेक्ट तो निकल नहीं जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, और जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा उसी प्रक्रिया को कहेंगे डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होगा कि जब फूड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो वहाँ से एक जूस बनेगा, ठीक, और वो जूस ब्लड के साथ मिल जाएगा, और उस ब्लड के साथ मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एब्जॉर्प्शन। और वो एब्जॉर्प्शन जब हो गया तो वो ब्लड पूरे शरीर में घूम के शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरा करता जाएगा। उसके हिसाब से जिस बॉडी को जितनी ज़रूरत है मिनरल्स की, विटामिन्स की, वो सभी चीज़ों को देना शुरू करेगा, और देने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एसिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण, ठीक है। और इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर जो हमने खाया है और अब उस हमने जूस तो निकाल लिया, बाकी चीज़ों का हमारे शरीर में काम नहीं है, तो वो क्या होगा? बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इंजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के जो स्टेप हैं वो आपने देखा कौन कौन सा? इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ और इंजेशन हुआ। यही सारी चीज़ें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना होगा, ठीक। और इसी के थ्रू हम बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचेंगे, और इस तरीके से हम बायोलॉजी में जो ह्यूमन बॉडी है उसका अध्ययन कर। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने पहला काम देखा था इंजेशन, ठीक है।
इंजेशन में सिर्फ एक काम होता था कि हम भोजन को अपने मुंह में लेते थे, ठीक। इंजेशन के बाद अगला काम होता था कि वो भोजन हमारे मुंह में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाता था। अब टूटेगा तो वहीं से हमारे बॉडी के पाचन की क्रिया शुरू हो जाएगी। टूटने के बाद हमने अगला पढ़ा था कि वो जूस में बदलेगा, और जूस में बदल के वो क्या करेगा कि बॉडी के पार्ट में सभी जगह पे, चूंकि वो जूस में टूट करके और ब्लड में मिल जाता था, और ब्लड में मिलने के बाद क्या होता था कि वो पहुंचेगा पूरे शरीर में। तो उसके पहले भी कुछ काम होता है। वो क्या होता है कि हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। आते कहाँ हैं शरीर में? भोजन से, ठीक है। तो अब देखिए भोजन से जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट हमें मिलता है, क्या वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट पहुंचता है? तो ध्यान देंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, इनको हम कॉम्प्लेक्स फूड के नाम से जानते हैं। किस फूड के नाम से? कॉम्प्लेक्स फूड के नाम से। और जब ये बॉडी में पहुंचते हैं भोजन के माध्यम से, तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। और यहां से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला बताएंगे। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें बताएंगे। अब ध्यान देंगे आप कि यहां से कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा किसमें? ग्लूकोज में, और ये जाकर के हमारे बॉडी के वेन में मिलता है, न कि डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो इस कॉम्प्लेक्स फूड में प्रोटीन आता है, यानी कि जो भोजन के माध्यम से हमें प्रोटीन मिला, वो प्रोटीन भी डायरेक्ट हमारी बॉडी में नहीं जाता, बल्कि वो प्रोटीन टूटता है किसमें? अमाइनो एसिड में। किसमें? अमाइनो एसिड में। हिंदी में भी अमाइनो एसिड कहते हैं और इंग्लिश में भी अमाइनो एसिड। ग्लूकोज हिंदी में भी कहते हैं और इंग्लिश में भी। फैट यानी वसा, वसा भी डायरेक्ट हमारी बॉडी में नहीं जाता। वसा क्या होता है? ब्रेक करता है किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक। अब यहां से तो ये पाचन की प्रक्रिया, जैसे हमारे मुंह में भोजन है टूटा, और टूटने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट था ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन टूट करके अमाइनो एसिड में, और फैट टूट करके फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। अब इसके बाद पाचन में ह्यूमन बॉडी, चूंकि जो ये पाचन की प्रक्रिया हो रही है वो तो ह्यूमन बॉडी में हो रही है, ठीक। अब ह्यूमन बॉडी में किस किस की उसमें सहभागिता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, किस किस अंग का इस्तेमाल हो रहा है, किस चीज में? डाइजेशन में। उसके बारे में हमें पढ़ना होगा अगर डाइजेशन समझना है तो, ठीक। तो सबसे पहले इंजेशन देखें, इंजेशन के बाद हम डाइजेशन देख रहे हैं। डाइजेशन में क्या होगा कि जो हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो जो इसमें सहायक अंग होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। तो मानव पाचन तंत्र, हिंदी उसका हुआ मानव पाचन तंत्र। अब मानव पाचन तंत्र में हम जब आते हैं तो इसको हम अपने सुविधा अनुसार दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक। जिसमें कि एक होता है एलिमेंट्री कनल और एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कौन होता है? एक होता है एलिमेंट्री कनल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि उसकी संबंध ग्रंथियां, ठीक, या फिर सहायक ग्रंथियां, या फिर उससे संबंधित ग्रंथियां, या फिर उसकी सहयोगी ग्रंथियां, ठीक है। और एक हुआ एलिमेंट्री कनाल, यानी कि आहार नाल, जहां से कि डायरेक्ट मुंह से भोजन गया और इसी आहार नाल के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों में जाते हुए मलाशय के माध्यम से बाहर, मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाएगा, यानी एनस से, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक। एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी है? डायरेक्ट यहां से प्रश्न आता है, निम्न में से कौन संबंध ग्रंथि है? तो वहां पे 3 दिया रहेगा, एलिमेंट्री कनाल का यानी आहार नाल का, और एक दे देगा संबंधित ग्रंथि का। तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम क्या करते हैं? आहार नाल पढ़ लेते हैं, ठीक। अब आहार नाल में होता क्या है कि आहार नाल क्या होता है? आहार नाल एक लंबी नली होता है, नाम से भी पता चल रहा है आहार नाल, यानी आहार मीन्स भोजन, और जिस नली के माध्यम से भोजन जा रहा है वही है आहार नाल। तो आहार नाल क्या होता है? यह एक लंबी नली होता है जो मुख द्वार से, द्वारा लिखा गया था मेरे द्वारा, जो मुख द्वार यानी कि आपके माउथ से, ठीक है, होते हुए कहां तक जुड़ा होता है? आपके मल द्वार अर्थात एनस तक जुड़ा होता है ये पाइप, ठीक है, तक होता है। और इसी के बीच, यानी इसी मुख द्वार और मल द्वार के बीच
जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? पाचन की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस एलिमेंट्री कनाल में कौन कौन लोग आते हैं। ठीक, इस आहार नाल में यानी कि हमारे मुख से लेकर के और हमारे एनस तक में कौन कौन से पार्ट सहयोगी होते हैं, किसमें? पाचन की क्रिया में। ठीक, तो सबसे पहले एलिमेंट्री कनाल कहां से कहां तक? मुख से लेकर और एनस तक। तो मुख से लेकर अगर एनस तक है और ये एक पाइप है तो इसकी एक लंबाई होगी। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई बताया जाता है कि लगभग 9 मीटर तक हो सकता है। कितने तक का? लगभग 9 मीटर तक का हो सकता है। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि 3 मीटर का शरीर नहीं होता है, 9 मीटर का कहां से ये पाइप आ गया? तो चूंकि बॉडी में आप देखे होंगे, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कि वो पाइप मुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो ये 9 मीटर बिल्कुल सही है। अब देखिए होगा क्या कि सबसे पहला कहां बताया था मैंने? एलिमेंट्री कनाल में बोला था कि मुख से लेकर के और एनस तक। तो सबसे पहला पार्ट कौन होगा? मुख यानी माउथ। माउथ की जब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो होगा बकल कैविटी। ठीक है, और बकल कैविटी यानी मुख गुहिका। यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक, जिससे आप कोई भी चीज चबाने का काम करते हैं, उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ वाला पोर्शन जो होगा वो होगा फेरिंग्स का यानी ग्रसनी, जहां से कि आप भोजन, यहाँ पे एक आपको मिलेगा लेयर होता है जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, जिसके माध्यम से भोजन सरक करके और नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक, तो ये हुआ आपका फेरिंग्स, और इसके नीचे यहां से जब आप पढ़ेंगे तो एक लंबी सी पाइप मिलेगी। ठीक, जिसको ऑसोफेगस या फिर फूड पाइप या फिर उसी को आहार नाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। ठीक, उसी को हम कहते हैं आहार नाल या फिर भोजन नली भी कहते हैं। अच्छा होगा कि हम यहाँ पे उसको भोजन नली लिखें, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे हिंदी के टर्म में कि यहाँ भी आहार नल लिखा हुआ है, यहाँ भी आहार नल, तो उसको हम भोजन नली डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद उस भोजन नली के माध्यम से कहाँ आता है? आपके पेट में भोजन आता है, जिसको हम बायोलॉजी के टर्म में क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। क्या बोलेंगे? आमाशय। यानी कि इस फूड पाइप से भोजन कहाँ पहुंच गया? आमाशय में, और आमाशय में कुछ देर तक भोजन रुकता है। वो सब चीज हम आपको इन डिटेल पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें मैं सिर्फ आपको अभी परिचित करा रहा हूं कि बॉडी में कौन कौन सा अंग कहां कहां पे फिक्स्ड है। ठीक, यानी किसका सीरीज क्या है, किस क्रम में है, वो चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं। फिर इनके अलग अलग काम क्या है वो इन डिटेल हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब यहां से बात आई आमाशय की। आमाशय के बाद क्या होता है कि उसके बाद भोजन चला जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई जो है वो 6 मीटर है। कितना? 6 मीटर। और एक बात और भी इंटरेस्टिंग बात है कि यह आहार नाल, चूंकि आहार नाल का ही तो ये पार्ट है, मैंने बताया था कि मुख से लेकर और एनस तक आहार नाल है। ठीक, तो ये आहार नाल का ही पार्ट है, और आहार नाल में सबसे लंबा अगर कोई अंग है, ठीक है, तो वो कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत। अब नाम है छोटी आंत और है सबसे लंबा। क्यों? क्योंकि इस पाइप का जो डायमीटर यानी व्यास कहें, वो जो व्यास है वो छोटा है, इसलिए इसका नाम पड़ा छोटी आंत। ठीक है, जबकि लंबाई में यह 6 मीटर लंबा होगा और सबसे लंबा पार्ट है आहार नाल का। क्लियर है? इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करे हुए हैं। कौन? जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला भाग होगा उसको हम ड्यूडेनम के नाम से कहेंगे। ठीक, और ड्यूडेनम में क्या कार्य होता है वो भी हम आपको बताएंगे। जो बीच वाला भाग होगा वो कहलाएगा जेजुनम, और जो पीछे वाला भाग होगा वो कहलाएगा इलियम। ठीक है, क्या करता है ये वो हम आपको अगले वीडियो में इन डिटेल समझाते चलेंगे। ठीक, एक वीडियो में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, और यहाँ तो बताना एकदम पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा। ठीक, खिचड़ी टाइप। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होगी? 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। इसका नाम बड़ी आंत फिर क्यों पड़ा जब लंबाई में छोटा है? तो इसका जो पाइप का डायमीटर है वो इसके तुलना में बड़ा है। तो जिसका बड़ा है डायमीटर वो बड़ी आंत, जिसका छोटा है डायमीटर वो छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। ठीक है, आहार नल का सबसे लंबा अंग छोटी आंत। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। क्लियर है? आहार, अब देखिए छोटी आंत ड्यूडेनम,
अगला भाग, जेजुनम बीच का भाग, इलियम पीछे का भाग। ठीक है, हिंदी में अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, तो उसको तो याद करने में टेंशन ही नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को भी यानी बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? सीकम, इसको हिंदी में भी सीकम ही कहते हैं और इंग्लिश में भी सीकम ही कहते हैं। अगला कोलन, कोलन भी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में सेम लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसका हिंदी यहाँ नहीं लिखा है। रेक्टम, रेक्टम को हिंदी में कहा जाता है मलाशय। ठीक, यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कुछ देर के लिए हमारी बॉडी में जहाँ रुकते हैं, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? उस वाले स्थान को हम कहेंगे रेक्टम या हिंदी में मलाशय कहेंगे। ठीक, और इसके बाद इसी मलाशय से यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की इस प्रोसेस के होने के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हम कहाँ आ जाएंगे? एनस में। ठीक है, और एनस के रास्ते जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा? बाहर। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रोसेस था किसका? डाइजेशन का, जिसमें एक बात आप याद रखेंगे कि आपकी बॉडी में यही सीरीज है, जिस सीरीज में मैंने आपको दिखाया उसी सीरीज से होते हुए आपका भोजन मुख से लेकर यानी माउथ से लेकर और एनस तक पहुंचता है। तो ये सीरीज अगर आपको याद करना है तो आप अपने बॉडी पे प्रैक्टिकल करके याद कीजिए। पहले क्या होगा? हम भोजन खाते हैं, मुंह में जाएगा, मुंह के बाद क्या होगा? उसको हम चबाएंगे तो बक्कल कैविटी का काम होगा, उसके बाद क्या होगा? निगलेंगे तो फेरिंग्स यानी ग्रसनी का काम होगा, इसके बाद क्या होगा? यहाँ से एक फूड पाइप चलेगा, ठीक, जिसके रास्ते से भोजन नीचे की तरफ उतरेगा, नीचे की तरफ उतर के क्या होगा? स्टोमक तक पहुंचेगा यानी अमाशय तक पहुंचेगा, अमाशय से पहुंचने के बाद क्या होगा? छोटी आंत को कनेक्ट करेगा, ठीक, और छोटी आंत में कनेक्ट होने के बाद क्या होगा? वो भोजन बड़ी आंत के पास पहुंचेगा, और बड़ी आंत के बाद क्या होगा? जो प्रोसेस होना होगा उसके बाद एनस यानी मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे। बाकी मैं एक एक चीज को क्या किसका रेलेवेंस है कल के क्लास में इन डिटेल समझाऊंगा। आपके लिए एक होमवर्क है क्या कि आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को ये बात जरूर बताएं। आपको एक बात और भी आश्वासन दिलाते हैं कि पूरा बायोलॉजी या फिर जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है उस सब्जेक्ट को थॉरली एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बिना किसी चार्ज के उसे ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री पढ़े हैं, उससे पहले अभी बायोलॉजी स्टार्ट किया। कुछ ही दिन में हिस्ट्री की तरफ हम स्विच करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।